हेलो गाइस, वेलकम बैक। अब तक हमने एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में कंप्लीट स्टडी कर ली थी। इस वीडियो में जो इस वीडियो का पार्ट 4 है, इसमें हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिजम्स इसके बारे में अध्ययन करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज accomplished by the formation of gametes and fusion of two different type of gametes। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है कि एक तो फ्यूजन ऑफ टू डिफरेंट टाइप ऑफ गैमेट्स एंड फॉर्मेशन ऑफ गैमेट्स। ओके, और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में इस तरह की कोई भी फिनोमेना नहीं होता था। इसमें गैमेट्स बनेंगे और उसके बाद में उनका फ्यूजन होगा। ओके, और फ्यूजन होने के बाद जो एक हमारे पास स्ट्रक्चर आएगी उसको बोलेंगे जाइगोट। ओके, तो ए जाइगोट फॉर्म्ड फ्रॉम ए फ्यूजन ऑफ गैमेट्स डेवलप्स इनटू ए ऑर्गेनिज्म ऑफ स्प्रिंग। तो जो फ्यूजन से बनेगा जाइगोट, जाइगोट में कुछ सेल डिविजन्स होंगे, सेल डिफ्रेंशिएशन होगा और उसके बाद में वो एक कंप्लीट ऑर्गेनिज्म बन जाएगा। द गैमेट्स आर यूजुअली मेड बाय डिफरेंट पेरेंट्स। ओके, उसमें क्या है, इसमें पार्टिसिपेट करते हैं टू ऑर्गेनिज्म अपोजिट सेक्स वाले। सो यूजुअली टू पेरेंट्स आर इन्वॉल्व इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, बट एक्सेप्शनली सम बाइसेक्सुअल ऑर्गेनिज्म कैन प्रोड्यूस बोथ टाइप ऑफ गैमेट्स। जैसे कि आपके अर्थवॉर्म है, उसमें बाइसेक्सुअल होता है, एक ही चीज में दोनों तरीके के होते हैं, मेल एंड फीमेल। ओके, तो ये एक्सेप्शन है उसका। In sexual reproduction, gametes are often formed by meiosis division, hence genetic variations arise from it। ओके, इससे पहले वाले में क्या ओनली माइटोटिक डिवीजन होता था, वहाँ पे कोई भी ऐसे वेरिएशंस नहीं मिलते थे। बट सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्योंकि गैमेट्स का फॉर्मेशन होता है मियोसिस डिवीजन की वजह से, और आपको पता ही है मियोसिस डिवीजन से वेरिएशंस आते हैं। ओके, द फ्यूजन ऑफ गैमेट्स इज रैंडम विच प्रोड्यूस मोर वेरिएशंस। और जो गैमेट्स का फ्यूजन होता है वो रैंडमली होता है, क्योंकि आपको पता है उस एक कोई जैसे एक ह्यूमन का ले तो उस एक सेल के पास बहुत सारे स्पर्म जाएंगे, तो वो एक रैंडमली है। तो जो एक और ज़्यादा वेरिएशंस वहाँ पे प्रोड्यूस करता है। वेरिएशंस प्ले एन इम्पोर्टेंट रोल इन बायोलॉजिकल एवोल्यूशन, और वेरिएशंस जितनी ज़्यादा होंगी बायोलॉजिकल एवोल्यूशन में उसका एक इम्पोर्टेंट रोल रहेगा। देयरफॉर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हेल्प इन मेंटेनिंग द कंटिन्यूटी ऑफ द स्पीसीज इवन इन द चेंज एनवायरनमेंट। ये हम पहले भी पढ़ चुके हैं कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से वेरिएशंस आएंगी, और जो वेरिएशंस है वो कंटिन्यूटी ऑफ स्पीसीज़ को बनाए रखते हैं, चाहे एनवायरनमेंट चेंज भी हो गया हो तो भी। लेकिन एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में ऐसा नहीं है। अगर चेंज एनवायरनमेंट होगा तो क्योंकि उसमें आइडेंटिकली और जेनेटिकली वो अपने पेरेंट्स से ही मिलता है। ओके, बट इसमें वेरिएशंस आते हैं जो एक कंटिन्यूटी ऑफ स्पीसीज़ के लिए एक हेल्पफुल है, और चाहे कैसा भी वो एनवायरनमेंट हो। ओके, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज ए वाइड कॉम्प्लेक्स एंड स्लो प्रोसेस कंपेयर टू एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या बहुत जल्दी से हो जाता है, रैपिडली, बट सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एक वाइड कॉम्प्लेक्स एंड स्लो प्रोसेस है, क्योंकि इसमें आपको पता है गैमेट का फॉर्मेशन और गैमेट का फ्यूजन। ओके, तो गैमेट के फॉर्मेशन में भी बहुत सारी प्रोसेसिंग होती है। ओके, और फिर गैमेट के फ्यूजन में भी कुछ प्रोसेस होती है। तो एक तरीके से ये क्या है, एक स्लो प्रोसेस है। अगर एक बात करें एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की तो उसके कंपेयर में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज फाउंड एक्सक्लूसिवली इन हायर प्लांट्स, हाई इनवर्टिब्रेट्स एंड वर्टिब्रेट्स। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन मिलता किन किन में है, तो जो हायर प्लांट है, हायर इनवर्टिब्रेट है और वर्टिब्रेट्स में। सिंपल ऑर्गेनिज्म लाइक एल्गी एंड फंजाई स्टार्ट सेक्सुअल रिप्रोडक्शन व्हेन अनफेवरेबल कंडीशंस बिगिन। ओके, जो लोअर वाले ऑर्गेनिज्म हैं जैसे एल्गी और फंजाई, तो वो भी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कर सकते हैं कब, जब अनफेवरेबल कंडीशंस स्टार्ट होंगी उनके लिए। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन डेवलप्स रेजिस्टेंट स्ट्रक्चर विद थिक वॉल दैट प्रोटेक्ट द ऑर्गेनिज्म फ्रॉम अनफेवरेबल कंडीशन। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एक रेजिस्टेंट स्ट्रक्चर डेवलप करता है एक थिक वॉल के साथ, और वो ऑर्गेनिज्म की अनफेवरेबल कंडीशन में प्रोटेक्ट करता है ऑर्गेनिज्म की। Also, sexual reproduction gives rise to many variations
These variation can provide the organism with adaptability to a successful life in a change or unfavorable environment। तो ये भी हम पहले पढ़ चुके हैं कि वेरिएशंस आएंगे तो वेरिएशन से क्या होगा कि एक एडेप्टेबिलिटी ज़्यादा आएगी, अनफेवरेबल इन्वायरमेंट और चेंज इन्वायरमेंट में वो सक्सेसफुल एडेप्टेबल हो जाएगा, उसमें एडेप्टेशन आ जाएंगे और वो सर्वाइव कर पाएगा। एल्गी फंजाई हैव बायोडाइवर्सिटी इन द ऑर्गेनिज्म ऑफ द हायर प्लांट एंड एनिमल वर्ल्ड। अगर इन चारों की बात करें, एल्गी, फंजाई, हायर प्लांट्स एंड एनिमल वर्ल्ड, तो इनमें काफ़ी डाइवर्सिटी मिलती है। सो इट इज़ कम्प्लीटली डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर इन एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी, फिजियोलॉजी, इंटरनल स्ट्रक्चर एज वेल। तो ये कम्प्लीटली डिफरेंट होते हैं एक दूसरे से। किस में? तो एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी देखें तो फिजियोलॉजी में, इंटरनल स्ट्रक्चर में, इन सभी में ये डिफरेंट होते हैं। नेक्स्ट टॉपिक इज फेजेज ऑफ लाइफ। तो यहाँ पे लाइफ की जो फेज़ है हम उसको 3 पार्ट में डिवाइड करेंगे, जुवेनाइल फेज, एंड सेकंड वन इज रिप्रोडक्टिव फेज, एंड थर्ड वन इज सेंशिएंट फेज। ओके, जुवेनाइल फेज, द प्री रिप्रोडक्टिव पीरियड ऑफ एन ऑर्गेनिज्म्स लाइफ साइकिल इज कॉल्ड एडोलसेंस। मतलब किसी लाइफ साइकिल का जो प्री रिप्रोडक्टिव पीरियड ही एडोलसेंस कहलाता है। ओके, दैट इज इट इज़ द पीरियड फ्रॉम द बर्थ ऑफ द ऑर्गेनिज्म अल्टिल द ऑर्गेनिज्म बिकम्स सेक्सुअली मैच्योर। तो ये जो फेज है ये कब से है? तो बर्थ से लेके और जब तक वो सेक्सुअली मैच्योर नहीं हो जाता तब तक की जो फेज है उसको जुवेनाइल फेज बोलते हैं। ओके, एट दिस फेज द ऑर्गेनिज्म अंडरगोज रैपिड फिजिकल ग्रोथ। तो इसमें क्या होता है? उसका फिजिकल ग्रोथ होता है। ओके, ऑर्गेनिजम्स का। ऑल द एनर्जी एंड रिसोर्सेज ऑफ द बॉडी आर यूज्ड इन ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ द बॉडी। तो उसकी जो सारी एनर्जी और रिसोर्सेज है वो क्या काम करेंगे? उसके फिजिकल ग्रोथ का काम करेंगे और उसका डेवलपमेंट का काम करेंगे बॉडी का। इन प्लांट्स दिस स्टेज इज कॉल्ड सोमेटिक और वेजिटेटिव स्टेज। तो इस जो रिप्रोडक्टिव से पहले की स्टेज होती है उसको हम प्लांट्स में क्या बोलेंगे? वेजिटेटिव स्टेज या सोमेटिक स्टेज। दिस फेज इज डिफरेंट ड्यूरेशन इन डिफरेंट ऑर्गेनिज्म, और डिफरेंट ऑर्गेनिज्म में ये डिफरेंट ड्यूरेशन होती है। फॉर एग्जाम्पल, इन मोस्ट एनुअल प्लांट्स इट इज़ ऑफ शॉर्ट ड्यूरेशन बट इन ट्रीज इट इज़ ऑफ लॉन्ग ड्यूरेशन। अगर हम प्लांट्स में ही देखें तो जो एनुअल प्लांट्स है उसमें ये शॉर्ट ड्यूरेशन वाली होती है और ट्रीज में एक लॉन्ग ड्यूरेशन वाली ये होती है। तो जुवेनाइल फेज क्या है? सभी जो ऑर्गेनिजम्स हैं उनमें इनकी जो पीरियड ऑफ टाइम है वो सब अलग अलग होता है। नेक्स्ट, रिप्रोडक्टिव फेज। रिप्रोडक्टिव फेज, दिस इज द फेज ऑफ लाइफ साइकिल ऑफ ऑर्गेनिजम्स इन विच ऑर्गेनिजम्स आर फर्टाइल। मतलब ये वो वाली फेज है जिसमें ऑर्गेनिज्म में एक रिप्रोडक्टिव कैपेसिटी आ जाती है या फर्टिलिटी आ जाती है, तो उसको बोलते हैं रिप्रोडक्टिव फेज। द एंड ऑफ एडोलसेंस इज़ द बिगनिंग ऑफ द रिप्रोडक्टिव फेज। तो एडोलसेंस वाली फेज है वो जैसे ही उसका एंड होता है तब रिप्रोडक्टिव फेज स्टार्ट होती है। मीन्स ये है कि जुवेनाइल फेज जैसे ही फिनिश्ड होती है उसके बाद ये रिप्रोडक्टिव फेज स्टार्ट हो जाती है। द इनिशियल पीरियड ऑफ डेवलपमेंट ऑफ फर्टिलिटी इन ह्यूमन इज कॉल्ड प्यूबर्टी। तो फर्स्ट टाइम अगर ह्यूमन में ये फर्टिलिटी का डेवलपमेंट देखा जाए या इनिशियल स्टेज में इसको देखा जाए तो उस वाली कंडीशन को बोलते हैं प्यूबर्टी। ओके, इन दिस फेज सेक्सुअल ऑर्गन्स बिकम मैच्योर एंड फंक्शन। तो इस फेज में जो सेक्सुअल ऑर्गन है वो मैच्योर हो जाते हैं और वो अपना काम करने लग जाते हैं, फंक्शनल शुरू हो जाता है। दिस सोमेटिक ग्रोथ एंड सोमेटिक डेवलपमेंट स्लो डाउन बिकॉज द यूज ऑफ रिसोर्स एंड एनर्जी स्टार्ट इन द डेवलपमेंट ऑफ सेक्सुअल ऑर्गन। द बिगनिंग ऑफ फ्लावरिंग इन फ्लोरल प्लांट्स इज ए साइन ऑफ रिप्रोडक्टिव फेज। अब हम एक प्लांट्स में कैसे पहचानेंगे कि ये रिप्रोडक्टिव फेज में है? तो वो क्या है, उसमें फ्लावरिंग आना शुरू हो जाएगा, तो ये हम मान सकते हैं कि वो रिप्रोडक्टिव फेज उसकी आ चुकी है। द रिप्रोडक्टिव फेज ऑफ डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स इन डिफरेंट ड्यूरेशन। और रिप्रोडक्ट जैसे जुवेनाइल फेज क्या है, अलग अलग ऑर्गेनिजम्स में अलग अलग थी, उसी तरह रिप्रोडक्टिव फेज की जो पीरियड ऑफ टाइम है वो भी डिफरेंट टाइप का होता है। एनुअल एंड वाइनियल प्लांट्स एक्सिबिट क्लियर जुवेनाइल फेज, रिप्रोडक्टिव फेज एंड सेंसेंट फेज। तो जो एनुअल और वाइनियल है क्योंकि इनकी जो
लाइफ साइकिल है वो शॉर्ट होती है, इसलिए हम इनको क्लियर देख सकते हैं तीनों फेज़ को, जुवेनाइल फेज़ को भी, रिप्रोडक्टिव फेज़ को भी और सेंसेंट फेज़ को भी देख सकते हैं। बट इन पेरेनियल प्लांट्स इट इज़ डिफ़िकल्ट टू क्लियरली डिफाइन दीज फेजेज, क्योंकि उसका जो लाइफ साइकिल का पीरियड ऑफ टाइम है वो ज़्यादा होता है, तो उस वजह से ये काफ़ी डिफ़िकल्ट है इन फेज़ को डिफ़ाइन करवाना। बट एनुअल और बाइनियल में हम ये क्लियरली देख सकते हैं। प्लांट्स कैन बियर फ्लावर बंस और मैनी टाइम्स ड्यूरिंग देयर लाइफ टाइम। अब प्लांट्स क्या है कि उसमें जो फ्लावरिंग आती है वो उस किसी भी पर्टिकुलर प्लांट्स में एक बार भी आ सकती है और मैनी टाइम से भी आ सकती है। ऑन दिस बेसिस टू इट प्लांट्स कैन बी क्लासिफाइड एज फॉलोज, मतलब उसमें एक बार फ्लावरिंग हो गई या मैनी टाइम्स फ्लावरिंग हो गई, इस बेसिस पे हम प्लांट्स को क्लासिफाइड कर देते हैं टू टाइप्स में। फर्स्ट वन इज मोनोकार्पिक एंड सेकंड वन इज पॉलीकार्पिक। फर्स्ट वन इज मोनोकार्पिक। द प्लांट्स विच वियर फ्लावर ओनली वंस इन देयर लाइफ टाइम आर कॉल्ड मोनोकार्पिक। मोनोकार्पिक प्लांट्स वो होंगे जो अपने पूरी लाइफ साइकिल में या पूरे लाइफ टाइम में केवल एक बार ही फ्लावरिंग करते हैं। फ्रूट्स आर प्रोड्यूस्ड फ्रॉम फ्लावर एंड आफ्टर दैट द प्लांट्स अटेंड ऑल डेज एंड डाइज, मतलब इसके फ्लावर आए, फ्लावर के बाद में फ्रूट्स का प्रोडक्शन होगा और फ्रूट के प्रोडक्शन के बाद जो प्लांट्स है वो एक ओल्ड एज अटेंड कर लेगा और फिर उसके बाद उसकी डेथ हो जाएगी। एनुअल एंड बाइनियल प्लांट सच एज वीट, मस्टर्ड, राइस और जितनी भी अपनी जो क्रॉप्स होती हैं वो आर मोनोकॉर्पिक। ओके, सम स्पीसीज ऑफ बैम्बू दैट आर पेरेनियल, मेलोकेना बैम्बूसॉइड्स एंड बैम्बूजा टल्डा, have vegetative age of 50 to 100 year old and have flowering only once in their lifetime. Bamboo tree dies after flowering fruit formation। देखो ये एग्जाम्पल वेरी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपको पता है कि जो मोनोकार्पिक है उसमें केवल एक बार फ्लावरिंग होती है और मोस्टली उसमें एनुअल और बाइनियल प्लांट होते हैं। बट ये पेरेनियल प्लांट्स है बैम्बूसा स्पीसीज़ का, और ये इस फिर भी इसमें ओनली एक बार ही फ्लावरिंग होती है, क्योंकि इसकी 50 to 100 ईयर्स तो इसकी वेजिटेटिव ग्रोथ में ही चले जाते हैं, और एक बार इन्होंने फ्लावरिंग की उसके बाद में ये फ्रूट फॉर्मेशन करने के बाद में मर जाते हैं। पॉलीकार्पिक पेरेनियल प्लांट्स विच वियर फ्लावरिंग इन ए स्पेसिफिक सीजन ईच ईयर आफ्टर अटेनिंग फुल वेजिटेटिव ग्रोथ। तो पेरेनियल प्लांट्स हैं वो प्रत्येक ईयर्स एक स्पेसिफिक सीजन में फ्लावरिंग होती है उनमें, और एक फुल वेजिटेटिव ग्रोथ करने के बाद। मैंगो, गुआवा, बेरीज, एप्पल एट्सेट्रा आर पॉलीकार्पिक ट्रीज। द टाइम बिटवीन द फ्लावरिंग वन टू अनदर इज कॉल्ड रिकवरी फेज, क्योंकि इसमें प्रत्येक ईयर्स क्या आती है, फ्लावरिंग होती है, तो जो एक फ्लावरिंग से अगली वाली फ्लावरिंग होगी उसके जो बीच वाला टाइम है उसको अपन बोलेंगे रिकवरी फेज। वेरी इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है द ट्री नील कुरेंजी, इसका बॉटनिकल नेम है स्ट्रोबिलेंथस कुंथियाना, वाइडली फाउंड इन हिली एरियाज ऑफ साउथ इंडियन टेरिटरीज, केरला, कर्नाटका एंड तमिलनाडु। तो इन केरला, कर्नाटका, तमिलनाडु के जो हिली एरियाज हैं उनमें ये बहुत ज़्यादा मिलता है नील कुरेंजी। इट हैव फ्लावरिंग ओनली वंस इन 12 ईयर्स, ये 12 ईयर्स में ओनली एक बार फ्लावरिंग करता है। When it's a beautiful blue flower bloom collectively, the mountain start appearing blue। तो ये जब भी इसमें फ्लावरिंग होती है तो पूरा जो हिल एरिया है वो ब्लू कलर का दिखाई देता है। द लास्ट फ्लावरिंग इन दिस ट्रीज वाज ओरिजिनली इन सितंबर अक्टूबर 2006। इसको लास्ट टाइम हम कब देखा गया था, 2006 में, और उसके बाद में 2018 में एंड अब 2030 में हम इसको देख पाएंगे। द फ्लावरिंग वाज सो एक्सटेंसिव दैट इवन द रोड्स इन द हिली एरियाज वर कवर्ड विद ए ब्लू कारपेट। तो रोड पे भी ये, क्योंकि हिली एरिया पूरा हो जाता है तो एक रोड पे भी कारपेट की तरह, ब्लू कलर के कारपेट की तरह ये कवर्ड रहता है। एनिमल्स कैन डिवाइड्स इनटू 2 ग्रुप्स बेस्ड ऑन द पीरियड ऑफ रिप्रोडक्शन। तो जो रिप्रोडक्शन के पीरियड के बेस पे हम
एनिमल्स को टू टाइप्स में डिवाइड कर सकते हैं। सम एनिमल्स रिप्रोड्यूस ओनली इन स्पेसिफिक सीजन, दे आर कॉल्ड सीजनल ब्रीडर्स। तो कुछ एनिमल्स होते हैं जो रिप्रोडक्शन करते हैं एक स्पेसिफिक सीजन में ही, उनको हम सीजनल ब्रीडर बोलेंगे। फॉर एग्जांपल बर्ड लिविंग इन नेचर आर सीजनल ब्रीडर्स। मैमल्स लिविंग इन नेचुरल फॉरेस्ट कंडीशंस आर आल्सो सीजनल ब्रीडर। मैमल्स जो फॉरेस्ट वाली कंडीशन में रहते हैं वो भी सीजनल ब्रीडर्स होते हैं। मैनी अदर मैमल्स आर कॉन्स्टेंटली एक्टिव इन देयर रिप्रोडक्टिव फेज, हैंस आर कॉल्ड कंटिन्यूस ब्रीडर। तो मोस्टली जो मैमल्स होते हैं वो कंटिन्यू एक्टिव होते हैं रिप्रोडक्टिव फेज में, तो उनको हम कंटिन्यूस ब्रीडर कहते हैं। फॉर एग्जांपल ह्यूमन। अगर आपने किसी काम को शुरू कर दिया और आपको पता है कि ये आपका ड्रीम्स है और आपको इसमें हर हाल में सफलता चाहिए, तो आप एक बार शुरू करने की देरी है, शुरू हो जाओ, उसके बाद नेवर गिव अप, उसको बिल्कुल छोड़ो मत जब तक आपको वो सक्सेस या आपका जो गोल है वो आपको मिल ना जाए। क्योंकि एक मैं आपको खास बात बताता हूँ आपकी, यू आर स्ट्रोंगर देन यू थिंक। आपको पता है कि आप उससे भी ज़्यादा स्ट्रोंग हो जितना आप सोचते हो।